हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिंडवेल नॉर्टन के बारे में। हम लोग करेंगे इस कंपनी का पूरा ए टू जेड एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में। फिर नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर पे देखेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को। फिर नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए रिस्क और इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए एडवांटेजेस को। और लास्टली हम लोग करेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अब अगर हम लोग हमारे इंडस्ट्री ओवरव्यू को स्टार्ट करें, तो इंडस्ट्री ओवरव्यू के अंदर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एब्रेसिव्स की इंडस्ट्री के बारे में, तो एब्रेसिव्स की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर दो मेजर प्लेयर हैं। पहला है खुद ग्रिंडवेल नॉर्टन और दूसरा है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। तो यहाँ पे ग्रिंडवेल नॉर्टन की जो लीडरशिप है एब्रेसिव्स के मार्केट के अंदर, वो कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इंडिया के अंदर कुछ लोकल प्लेयर्स भी हैं, उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर एब्रेसिव सेगमेंट में अपनी मार्केट लीडरशिप कायम कर रखी है। इसके साथ साथ में अगर मैं फॉरेन की बात करूं, तो फॉरेन में से यूरोपियन, कोरियन और जापानीज जो कंपनी है, उन्होंने अपने एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने चैनल्स यहाँ पे बना रखे हैं। इसके साथ साथ में जो चाइना है, उससे जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं सिग्निफिकेंटली पिछले 2-3 सालों में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप लोग देखेंगे तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब कोटेड एब्रेसिव्स के केस के अंदर कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स ने अपनी कन्वर्जन फैसिलिटीज को इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर रखा है। और इसके अलावा जो पावर टूल प्लेयर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं ऑन डेवलपिंग देयर एक्सेसरीज, जिसके अंदर इंक्लूडेड है थिन व्हील्स और कुछ कोटेड एब्रेसिव। और इन सभी रीजंस की वजह से ये जो मार्केट है पिछले कुछ टाइम से प्राइस सेंसिटिव हो चुका है काफी हद तक। और इसका जो मार्केट वैल्यूएशन था 2021 तक, वो था 362 मिलियन यूएसडी का, जो कि 542 मिलियन यूएसडी तक इंक्रीज होकर के पहुंच जाएगा साल 2027 के अंदर। और इस पीरियड के दौरान इसकी ग्रोथ रेट रहेगी 6 to 7% के सीएजीआर की। वहीं पे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें सिलिकॉन कार्बाइड इंडस्ट्री के बारे में, तो इसका वैल्यूएशन 900 मिलियन यूएसडी पे था साल 2021 के अंदर। और 2026 आते आते इसका वैल्यूएशन 2100 मिलियन यूएसडी के आसपास पहुंच जाएगा। और इस पीरियड के दौरान ग्रोथ रेट रहेगी ऑलमोस्ट 19 से 20% की सीएजीआर की। और अभी आने वाले टाइम के अंदर इस सेगमेंट की जो ग्रोथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी ईवी इंडस्ट्री के साथ में। और इसके अलावा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऐसे डिवाइसेस काफी ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं, और जैसे जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी एसएसडी डिवाइसेस की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जो एसएसडी डिवाइसेस है वो बनते हैं सिलिकॉन एंड कार्बाइड के। तो यहाँ पे जैसे जैसे एसएसडी डिवाइसेस की डिमांड बढ़ेगी, ये इंडस्ट्री भी डायरेक्टली ग्रो करेगी। वहीं पे अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस प्लास्टिक की इंडस्ट्री के बारे में, तो 2026 तक ये पहुंच जाएगी 35 बिलियन यूएसडी पर। और 2016 से लेकर के 2026 के पीरियड के दौरान इसकी ग्रोथ रेट रहेगी 9% के सीएजीआर की। अब परफॉर्मेंस प्लास्टिक के अंदर भी काफी सारी वेराइटी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे तीन मेजर वेराइटी है उसमें सबसे पहली होती है फ्लोरोपॉलीमर्स, दूसरी है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स और तीसरी है पॉलीमाइड। और ये जो सारे प्रोडक्ट हैं परफॉर्मेंस प्लास्टिक के अंदर, ये यूज होते हैं एंड यूज इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मेडिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री। अब आने वाले टाइम के अंदर नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर मेडिकल की इंडस्ट्री सबसे बड़ी कंज्यूमर साबित होगी परफॉर्मेंस प्लास्टिक की इंडस्ट्री के लिए। और एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका जो है मार्केट लीडर है परफॉर्मेंस प्लास्टिक के अंदर। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड आती है ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री की वजह से। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इस इंडस्ट्री के लिए चुनौतियां भी काफी सारी रहेगी। सबसे पहली चुनौती होगी हाई प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरी चुनौती इनके सामने आएगी वो रहेगी शिफ्टिंग ऑफ मार्केट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू इमर्जिंग कंट्रीज। और अब अगर हम लोग लास्टली बात करें सेरामिक एंड रिफ्रैक्टरीज की इंडस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर अगर हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्टरीज की इंडस्ट्री को देखें, तो इसका जो वैल्यूएशन था साल 2020 के अंदर वो था 19 बिलियन यूएसडी का, जो कि 30 बिलियन यूएसडी पे पहुंच जाएगा साल 2030 के अंदर। और इस पीरियड के दौरान ग्रोथ रेट रहेगी सिर्फ 5% के सीएजीआर की। और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है ये 5 केमिकल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला है एल्यूमिना, दूसरा है सिलिका, तीसरा मैग्नीशिया, चौथा फायर क्ले और पांचवी कैटेगरी है अदर केमिकल्स की। और इसके अलावा आने वाले टाइम के अंदर रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑटोमोटिव सेक्टर की जो ग्रोथ आएगी
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी। वहीं पे अगर अब हम लोग नेक्स्ट बात करें सेरामिक की इंडस्ट्री के बारे में, तो इसका वैल्यूएशन 2020 के अंदर था 123 बिलियन यूएसडी का। 2028 के अंदर बढ़कर के पहुंच जाएगा 219 बिलियन यूएसडी तक, और इस पीरियड के दौरान इसकी जो ग्रोथ रेट होगी वो होगी 7 से 8% के सीएजीआर के बीच में। अब इस इंडस्ट्री के अंदर मेजर डिमांड आएगी मेडिकल इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर बायोसेरामिक नाम का एक प्रोडक्ट है जो कि काफी ज्यादा यूज होता है फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड फॉर बोन इम्प्लांट्स। और इस इंडस्ट्री के अंदर भी बाकी पुरानी इंडस्ट्रियों की जैसे ही हाई प्राइसेस की वजह से जो इसका मार्केट है वो इफेक्ट हो सकता है, और इस सेगमेंट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सुपीरियर स्टोन्स। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा है और अगर आपको हमारा ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और बात करें अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो दोस्तों ग्रिंडवेल का जो बिजनेस है मेजरली दो सेगमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला सेगमेंट है एब्रेसिव्स का, दूसरा सेगमेंट है सेरामिक एंड प्लास्टिक का। तो एब्रेसिव्स के सेगमेंट की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो इसमें सबसे पहले जो बॉन्डेड एब्रेसिव्स है वो अवेलेबल है व्हील्स की फॉर्म में और स्टिक्स की शेप में। अब यहाँ पे जो बॉन्डेड एब्रेसिव्स है वो लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, जैसे कि स्टील, बियरिंग्स, फूड प्रोसेसिंग, ऑटो एंसिलरीज एंड जनरल इंजीनियरिंग। और इस सेगमेंट के अंदर 15,000 से भी ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो जीएनओ मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है सुपर एब्रेसिव्स की, जो कि डायमंड या फिर क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड से बनते हैं और प्रिसीजन एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। और अब यहाँ पे जो तीसरी कैटेगरी आ जाती है वो आती है कोटेड एब्रेसिव्स की कैटेगरी, जो कि बेसिकली इंजीनियर्ड कंपोजिट होते हैं और ये कंप्राइज होते हैं ऑफ बैकिंग बॉन्ड सिस्टम एंड एब्रेसिव ग्रेन, और इनको डिजाइन किया जाता है फॉर मटेरियल रिमूवल एंड सरफेस प्रिपरेशन। और जो कोटेड एब्रेसिव्स हैं वो वेरियस शेप्स के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि डिस्क, बेल्ट या फिर और भी कोई दूसरी शेप के अंदर। अब यहाँ पे ग्रिंडवेल नॉर्टन जो है वो वाइडेस्ट रेंज ऑफ कटिंग एज एब्रेसिव सप्लाई करता है इंडियन मार्केट के अंदर, और इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है ग्रिंडवेल नॉर्टन खुद मैन्युफैक्चर करता है। और इसके अलावा जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट बच जाते हैं वो ये सेंट गोबेन से या फिर किसी और सप्लायर से आउटसोर्स करवा लेता है। और इसके अलावा जो सेंट गोबेन है उसके पास में स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है, और इसके साथ साथ में जो एब्रेसिव्स है उसके लिए भी इसके पास में काफी अच्छी खासी मात्रा के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटीज भी है, क्योंकि इनका जो सेरामिक डिवीजन है उसके अंदर ये लोग हाई एंड एब्रेसिव ग्रेन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब अगर हम लोग हमारे इस वीडियो में आगे बात करें इनके दूसरे सेगमेंट के बारे में, जो कि है सेरामिक एंड रिफ्रैक्टरीज का सेगमेंट, तो इनके सेगमेंट के अंदर भी 3 सब सेगमेंट है। पहला सब सेगमेंट है सिलिकॉन कार्बाइड का, दूसरा सब सेगमेंट है परफॉर्मेंस रिफ्रैक्टरीज एंड सेरामिक्स का, और तीसरा इनका सब सेगमेंट बन जाता है परफॉर्मेंस प्लास्टिक का। तो अब अगर हम लोग इनके सबसे पहले सेगमेंट की बात करें जो कि है सिलिकॉन कार्बाइड का सेगमेंट, तो ये जो सेगमेंट है इसके अंदर जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एब्रेसिव्स एंड फॉर रिफ्रैक्टरीज ऑफ स्टोन पॉलिशिंग। इस सेगमेंट के अंदर जीएनओ जो है वो मार्केट लीडर है, और यहाँ पे मेनली इंपोर्ट होता है चाइना से, वियतनाम से और रशिया से। और इस सेगमेंट के अंदर जो एंट्री बैरियर है वो काफी हाई है, जिसके अंदर सबसे पहले किसी भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एंड हाई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। ये 2 प्री रिक्वायरमेंट है इस सेगमेंट के अंदर एंटर होने के लिए। और अब अगर मैं बात करूं सप्लाई साइड पर, तो कंपनी का जो तिरुपति प्लांट है उसके अंदर इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर के मुकाबले काफी हाई रहा था, जिसकी मेजर रीजन ये रहा था कि कंपनी ने आंध्र प्रदेश गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर एडिशनल 1% इक्विटी को बाय किया, जिसकी वजह से कंपनी को जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है उसके अंदर 2.75 मेगावाट का जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनी का प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो गया था। लेकिन इनकी जो सब्सिडरीज है उनका प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले गिर गया था। और इसके अलावा कंपनी का जो मेजर रॉ मटेरियल है आरपीसी नाम का, ग्लोबल मार्केट के अंदर उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसका बढ़ना लाजमी था। लेकिन फॉर्चुनेटली उसी सेम टाइम पे सिलिकॉन कार्बाइड की जो प्राइसेस है ग्लोबल मार्केट में वो भी उसी प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज हो गई थी, जिससे इनकी जो कॉस्ट है
इंक्रीज हुई थी वो ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो गई थी। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस सेरामिक एंड रिफ्रैक्टरीज के सेगमेंट के बारे में, तो यहाँ पे ग्रिंडवेल नॉर्टन जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर यूज होते हैं। अब पीसीआर का जो बिजनेस है इस सेगमेंट के अंदर ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन इन डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेरामिक एंड रिफ्रैक्टरी सिस्टम फॉर एड्रेसेबल एप्लीकेशंस। अब इस सेगमेंट के जो प्रोडक्ट हैं वो काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री, सैनिटरी की इंडस्ट्री और वियर रेजिस्टेंट सिस्टम की इंडस्ट्री। अब साल 2020-21 के अंदर इस सेगमेंट के अंदर इनकी जो सेल्स की ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही थी, लेकिन इसके अलावा कंपनी ने नई अपॉर्चुनिटीज डोमेस्टिक लेवल पे खोज ली आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री के अंदर, फाउंड्री की इंडस्ट्री के अंदर और वियर रेजिस्टेंट सिस्टम की इंडस्ट्री के अंदर। वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स के केस के अंदर इनको जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली वो मिली सेरामिक एंड फाउंड्री के सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा डिफ्लेशन इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, इन दोनों रीजंस की वजह से इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे और इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन थे इस सेगमेंट के अंदर उसके अंदर भी काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कंपनी ने अचीव किया है। अब इनका जो परफॉर्मेंस प्लास्टिक का बिजनेस है वो प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर करता है मोर देन 800 स्टैंडर्ड एंड कस्टम मेड पॉलीमर प्रोडक्ट्स को, और ये इसको सेल करता है आगे 3 बिजनेस सेगमेंट के थ्रू। पहला है इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स, दूसरा है लाइफ साइंसेस और तीसरा है कंपोजिट्स। और इस सेगमेंट के अंदर इनकी मेजर प्रोडक्ट लाइन है बियरिंग, सील्स, फैब्रिक्स, फोम्स, ट्यूबिक एंड हॉसेस, और ये मेजरली एड्रेस करते हैं ऑटोमोटिव, ऑयल एंड गैस, जनरल इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी इंडस्ट्रीज को। और इनके सेगमेंट के अंदर लाइफ साइंसेस का जो इनका सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर रहा इनकी सेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कोविड वैक्सीन। इसके अलावा फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इनका जो लाइफ साइंसेस का सेगमेंट है उसका जो आउटलुक है फ्यूचर के अंदर ग्रोथ के हिसाब से वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। और इसके साथ साथ में इनकी जो दूसरे सेगमेंट है बियरिंग वाला और इनका जो दूसरा ऑटोमोटिव का सेगमेंट है उसका भी ग्रोथ आउटलुक फ्यूचर के हिसाब से काफी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट को स्टार्ट करें जो कि है रिस्क एंड एडवांटेजेस का सेगमेंट, तो इसके अंदर अगर हम लोग एब्रेसिव्स के बारे में सबसे पहले बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये किसी भी इंडस्ट्री को 15% से ज्यादा की सप्लाई नहीं करते। ये यहाँ पे वेरियस इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो गई या फिर इनकी जनरल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री हो गई या फिर बियरिंग की इंडस्ट्री हो गई। लेकिन यहाँ पे इनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर स्लो डाउन आता है तो इनके एब्रेसिव्स की जो सेल है वो भी काफी अच्छी खासी तरीके से इंपैक्ट हो सकती है। और इसके अलावा ग्रिंडवेल नॉर्टन का जो सबसे बड़ा कस्टमर है वो इनकी ओवरऑल सेल्स के अंदर लेस देन 4% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं पे इनका जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डीलर है वो लेस देन 3% इनकी ओवरऑल सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ साथ में ग्रिंडवेल नॉर्टन जो है धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है ग्लोबल लेवल पर। और एब्रेसिव्स के केस में अगर मैं टेक्नोलॉजी वाइज भी बात करूं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ग्रेजुअल है और जीएनओ इस केस के अंदर वेल पोजीशन है बिकॉज ऑफ सेंट गोबेन, क्योंकि सेंट गोबेन के पास में यूएसए के अंदर स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स मौजूद हैं। लेकिन एब्रेसिव्स के मार्केट के अंदर अब जो दिक्कत मुझे नजर आ रही है वो ये है कि अब ये मार्केट जो है मल्टीप्लेयर मार्केट बनते जा रहा है, क्योंकि जीएनओ को एक तरफ कंपटीशन मिल रहा है यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स से और दूसरी तरफ चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो भी काफी हद तक कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे अगर इन सभी प्रॉब्लम से जीएनओ को आगे आने वाले टाइम में निपटना है तो यहाँ पे इनको टेक्नोलॉजी के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैपेसिटीज के अंदर भी और कैपेबिलिटीज के अंदर भी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सिलिकॉन कार्बाइड के केस में, तो सिलिकॉन कार्बाइड के केस के अंदर जो ग्लोबल सप्लाई है थोड़े टाइम बाद में बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन इसके साथ साथ में जो रिस्क रहेगा वो ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इनको मिलेगा चाइना की वजह से और वियतनाम में जो कंपनीज हैं उनकी वजह से, और जिसका इंपैक्ट आएगा इनके मार्जिन के ऊपर। और नतीजा ये होगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर इनकी जो मार्जिन है वो काफी अच्छी खासी तरीके से रिड्यूस हो जाएंगे। और इसके अलावा कंपनी की जो सब्सिडरी है भूटान के अंदर, तो भूटान का जो लोकल एनवायरनमेंट कमीशन है वो इन्हें प्रेशराइज कर रहा है टू शिफ्ट ऑन लोअर सल्फर आरपीसी,
जिसकी वजह से जो कंपनी का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आने वाला है। और इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जीएनओ जो है आईओसी के साथ में काम कर रहा है। वहीं पे पीसीआर के सेगमेंट के अंदर कंपनी के लिए सबसे पहली रिस्क रहेगी एक्सपोजर टू ग्लोबल सप्लाई चेन, परचेज एंड सेल दोनों के केस के अंदर। इसके अलावा जो दूसरे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एंड सोर्सिंग, इन सभी पॉइंट से भी कंपनी को जूझना रहेगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इनके पीपीएल के सेगमेंट के बारे में, तो इनका ये जो सेगमेंट है वो इंपोर्ट इंटेंसिव सेगमेंट है। तो इसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी रहेगा वो इनके लिए मेजर रिस्क रहेगा इस सेगमेंट के अंदर। तो दोस्तों अब अगर हम लोग हमारे इस वीडियो के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करें, यानी कि इस कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस को, तो इसके अंदर अगर हम लोग सबसे पहले इस कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर करें इस कंपनी के ईबिटा से, तो 2017 के अंदर इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था इसके ईबिटा का था 75% और 2021 आते आते कभी ऊपर कभी नीचे होते हुए इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है इनके ईबिटा का 88% हो गया। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स के हिसाब से एक बिग पॉजिटिव है। तो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें इस कंपनी के कैपिटल डब्ल्यूआईपी को, और अगर हम इसको कंपेयर करें इस कंपनी के ग्रॉस ब्लॉक से, तो यहाँ पे 2017 के अंदर इसकी वैल्यू थी 1.33% की, जो कि 2021 के अंदर ऑलमोस्ट 4% पे पहुंच गई। अब यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यूआईपी जो है किसी भी कंपनी के ग्रॉस ब्लॉक का जितना कम अगर प्रोपोर्शन होल्ड करता है उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ये हाई परसेंटेज शो करता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो कैपेक्स कर रही है वो अनसस्टेन्ड है। और अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें इनकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को, तो इसके अंदर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इनकी सेल्स के बारे में, तो इनकी जो सेल्स थी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से 2017 के अंदर ओवरऑल सेल्स का वो सिर्फ 2.5% थी, लेकिन 2021 आते आते ओवरऑल सेल्स का 7% आया इनकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो इस पीरियड के दौरान जो सेल्स आए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के थ्रू उसने ग्रो किया 27% के सीएजीआर से। वहीं पे इनकी जो ओवरऑल सेल्स की ग्रोथ रेट रही वो इस पीरियड के दौरान रही सिर्फ 4%। वहीं पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनके डेटर्स के बारे में, तो इनके डेटर्स जो थे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से वो ओवरऑल डेटर्स का थे सिर्फ 15% 2017 के अंदर, जो कि 2021 आते आते बढ़ करके पहुंच गए 25% पे। तो यहाँ पे जो डेटर्स रहे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के थ्रू उसने ग्रो किया 23% के सीएजीआर से ऑलमोस्ट। लेकिन इनकी जो ओवरऑल डेटर्स रहे इस पीरियड के दौरान उसने ग्रो किया 111% के सीएजीआर से। नेक्स्ट अगर इसी कंटेक्स्ट के अंदर हम लोग बात करें इस कंपनी की परचेजेस के बारे में, तो साल 2017 के अंदर इनकी जो परचेजेस थी रिलेटेड पार्टीज के थ्रू वो 42% रही थी ओवरऑल परचेजेस का। वहीं पे ये रिड्यूस होकर के पहुंच गया 31% पे साल 2021 के अंदर इनकी ओवरऑल परचेजेस का। तो यहाँ पे जो परचेज की ग्रोथ रेट रही फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वो रही -1 की परसेंटेज। वहीं पे इनकी जो परचेजेस की ग्रोथ रेट रही ओवरऑल बेसिस पे इस सेम पीरियड के दौरान वो रही सिर्फ 5% की। नेक्स्ट अगर मैं क्रेडिटर्स के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो क्रेडिटर्स के अंदर 2017 के अंदर 30% का पोर्शन होल्ड कर रहे थे क्रेडिटर्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो कि 25% पे पहुंच गए साल 2021 के अंदर। वहीं पे अब अगर हम लोग इनके कैश फ्लो का एनालिसिस करें लास्ट के 10 साल के डेटा के हिसाब से, तो यहाँ पे सबसे पहले इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो रहा 2510 करोड़ आईएनआर का। अब इसमें से वर्किंग कैपिटल चेंज में गया 86 करोड़ और कंपनी ने 10 साल में टैक्सेस पे किए 641 करोड़ के। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो रहा वो रहा 1783 करोड़ का। अब इसमें से इन्होंने 514 करोड़ इन्वेस्ट किए कंपनी के केपेक्स के अंदर। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो टू फर्म रहा 1269 करोड़ का। अब इन 10 सालों के अंदर कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया 28 करोड़ का। तो यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी रहा वो रहा 1241 करोड़ का। अब इसमें से कंपनी ने डिविडेंड पे किया 536 करोड़ का और यहाँ पे कंपनी का जो कोर कैश है वो इंक्रीज हुआ 705 करोड़ से। अब इसमें से इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो के अंदर गया 778 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट कैश इंक्रीज हुआ 10 सालों के अंदर
वो रहा -73 करोड़। वहीं पे नेक्स्ट अगर अब हम लोग सेम कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट देखें लास्ट के 10 सालों का, तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के जो सोर्सेज ऑफ फंड रहे उसकी वैल्यू रही 1236 करोड़ की, जिसमें 75% आया कंपनी के रिजर्व से यानी कि 928 करोड़ रुपीस। अकाउंट पेबल से आया 255 करोड़ रुपीस। और इसके अलावा कंपनी के आप जो लोन्स माइनस में देख पा रहे हैं सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने नेट अपने जो लोन्स थे वो पे कर दिए हैं। वहीं पे अगर अब हम लोग नेक्स्ट बात करें यूजेज ऑफ फंड्स के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी का 44% जो फंड था यानी कि 549 करोड़ रुपीस कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर रहे। इसके बाद में अगर इन्वेंट्री की बात करूं तो इन्वेंट्री के अंदर गया 15%। वहीं पे इनका जो केपेक्स रहा यानी कि नेट ब्लॉक एंड कैपिटल डब्ल्यूआईपी के अंदर मिला करके गया 13% का इनका फंड। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एनालिसिस ग्रिंडवेल नॉर्टन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जरूर से कुछ ना कुछ नया इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो प्लीज दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।